हैं ईरान इजराइल के विकराल रूप पर, और नेतन्याहू ने सुना है कि बाइडेन की उस सलाह को नजरअंदाज कर दिया है कि आप जो परमाणु के संयंत्र हैं सो कॉल्ड ईरान के, उस पर हमला नहीं करेंगे। एक पागलपन सवार है इस आदमी के ऊपर, एक ऐसा पागलपन कि सबको ध्वस्त कर देना चाहता है। क्या हालात इमर्ज होते हो आपको नजर आ रहे, क्या हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। एक पागल आदमी से हमारा वास्ता पड़ चुका है, वो तो आतंकवादी की तरह बिहेव कर रहा है और अमेरिका उसको लगातार सपोर्ट कर रहा है, और जब तक चुनाव अमेरिका के संपन्न नहीं होते तब तक ये पागलपन उसका बढ़ता ही चला जाएगा। कई बार तो मुझे समझ में नहीं आता कि नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री है या अमेरिका के राष्ट्रपति है। सर ये सवाल उठता है इस पे। सर नेतन्याहू तो विश्व के प्रधानमंत्री लग रहे हैं, जैसी व्याख्या आप कर रहे हैं इस वक्त। सिर्फ अमेरिका के नहीं। बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध में भी एक व्यक्ति के दिमाग पे पागलपन छाया था। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, एक व्यक्ति के दिमाग में पागलपन छाया था। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो कोई ना कोई तो उसका कारण बनता ही है। हम पिछले 3-4 एपिसोड पहले अतिचारी बृहस्पति को लेकर एक स्पेशल प्रोग्राम कर चुके हैं। विश्व युद्ध होने की संभावना को लेकर हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर चुके हैं, और ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। नेतन्याहू तब तक इतने अग्रेसिव नहीं हुए थे, तो मैंने बड़ी मेहनत से तथ्यों को रखते हुए आने वाली मंगल की स्थिति, दर्शकों को याद होगा कि 7-9 महीने तक मैंने जो कहा कि मंगल मिथुन और कर्क के बीच में रह जाएगा, ये मंगल की स्वाभाविक गति नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मंगल नीच का रहेगा 6 महीने तक। एक युद्ध का कारक ग्रह, आयुधों का कारक ग्रह, आयुध मतलब हथियार, वो नीच अवस्था में होगा। और बृहस्पति जो अतिचारी होने जा रहा है, और फिलहाल 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री भी होने जा रहा है, और वक्रत्व से जब बाहर आएगा 4 फरवरी को, तो उसके बाद उसी वक्त से बृहस्पति की गति जो है तेज हो जाएगी, और बड़ी तेजी से वो मिथुन में जाएगा, और मिथुन राशि से निकल जाएगा 5 महीने के अंदर। तो इस बात पे चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि आने वाले समय में ये एग्रेसिवनेस बढ़ेगा और देश दुनिया में खतरा भी बढ़ेगा। अतिचारी बृहस्पति, ईश्वर ना करे, ईश्वर करे हमारा आकलन ज्योतिष में भी कोई गलती निकल आए, हमारा आकलन सही साबित ना हो, लेकिन आने वाले समय में अतिचारी बृहस्पति जो 8 वर्ष तक रहने वाला है, 2025 मई 2025 से 2032 तक लगभग उसका बीज पड़ रहा है। ये उसका बीज पड़ रहा है, ये शुरुआत हो चुकी है इस चीज की। अगर यहां मैं फ्री विल की दृष्टि से ज्योतिषीय संदर्भ को रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान के पास, व्यक्ति के पास अपनी फ्री विल होती है। उस फ्री विल के जरिए वो आने वाले समय को, अच्छे बुरे समय को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ज्योतिष जो है पुनर्जन्म की अवधारणा पे ही खड़ा है। 40% कर्म हमारे हाथों में है। बुरा समय है, तेज हवा चल रही है, तो हम खिड़की दरवाजे बंद कर सकते हैं। हम ये सोचकर खिड़की दरवाजे खुले नहीं रख देते कि बाहर तूफान आ रहा है, खुला रहने दो, ये तो नियति है हमारी, ऐसा नहीं है। तो आने वाला वक्त ऐसा है, मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं इस मंच से दिनेश सर के साथ, कि बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा शायद बोर भी लगे, लेकिन जो वक्त इस वक्त चल रहा है, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे, राष्ट्र प्रधान के तौर पे अपने विवेक को जागृत करना होगा, नैतिकता के दामन को थामना होगा, और किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति की और किसी भी राह की अंधभक्ति या अंधश्रद्धा हमारे लिए, इस समाज के लिए नुकसानदायक रहने वाली है। एक प्रश्न उठता है यहां पर, वो प्रश्न ये है सिद्धांत जी कि ईरान का पूरा नाम पर्शिया था, अभी भी उसको पर्शिया के नाम से जाना जाता है, और दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से पर्शियन सभ्यता है सर। और जब अमेरिका और इजराइल नहीं थे तब भी पर्शिया था, आज अमेरिका इजराइल है तो भी पर्शिया है, और कल अमेरिका इजराइल नहीं होंगे तो भी पर्शिया रहेगा।
और बहुत सारे विश्लेषक और बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि हम धरती से ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। और तो और कई ऐसे जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारे आपके फील्ड वाले ही हैं, वो भी ऐसा कह रहे हैं कि भाई ईरान तो खत्म हो जाएगा, धरती से नामो निशान मिट जाएगा। सर, इस किस्म की बातें जब लोग करते हैं तो ऐसा होगा कि भारत का नामो निशान मिट जाएगा पृथ्वी से, अमेरिका का नामो निशान मिट जाएगा पृथ्वी से, यूरोप का नामो निशान मिट जाएगा। सर, इस किस्म की धारणाएं कुछ लोग क्यों व्यक्त करते हैं जब उनको मालूम है कि ये मूर्खता से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। सर, ऐसे का किसी देश का नामो निशान मिट जाता है क्या? क्या ईरान खत्म हो जाता है क्या इस ढंग से? या सऊदी खत्म होता है क्या? या इंडिया खत्म हो जाता है क्या? या आप कहोगे कि ब्रिटेन खत्म हो जाता है क्या? रहते हैं ना सर, ये तो कोई आएगा कोई जाएगा, आप शासक आएंगे शासक जाएंगे, देश तो रहते हैं ना सर, देश थोड़ी खत्म हो जाते हैं। इस पर टिप्पणी चाहूंगा। सर, वक्त बड़ा बुरा चल रहा है। इंसानी सोच और इंसान की चीजों को समझने की जो कैपेसिटी है, उसमें ही मुझे अब गड़बड़ नजर आती है। 2014 का चुनाव खत्म होने के बाद आपको याद होगा जेसीबी करके बड़ा एक वायरल हुआ था, जेसीबी शब्द बड़ा वायरल हुआ था और वीडियो वायरल हो रहे थे। तो 2014 के बाद ये जेसीबी इतना चला था। क्यों चला था? क्या चला था कि जेसीबी की कहीं खुदाई हो रही है, 500 लोग खड़े होकर देख रहे हैं। उनको क्या लेना देना है वहां उस जेसीबी की खुदाई से? तो ये भी एक परसेप्शन बना था उस वक्त। यह परसेप्शन कुछ इस तरह का बनाया जा रहा था कि भाई 2014 के बाद तो अब बिल्कुल एक शक्तिशाली हाथों में सरकार आ गई है, अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम खड़े होकर जेसीबी की खुदाई देख के अपना वक्त बर्बाद कर सकते हैं। तो ये तो समझ है। न्यूज चैनल्स की जहां बात है, मैं बिना नाम लिए ही बोलूंगा, एक जनरल तौर पे न्यूज चैनल्स की बात है, जहां ऐसा लगता है न्यूज चैनल्स जैसे बटे हुए। मैं समझता हूं न्यूज रिपोर्टर का जो काम है, सत्य को सामने रखना, तथ्य को सामने रखना। एज एन एस्ट्रोलॉजर भी मैं यही करता हूं। अब न्यूज में क्या हो रहा है, कुछ खास चैनल है वो रशिया को भी खत्म करवा रहे थे रूस यूक्रेन युद्ध में, और किसी खास व्यक्ति के फोन से रूस यूक्रेन युद्ध रुक भी जाता था। आज भी चाहे तो ईरान इजराइल का युद्ध जो तो एक टेलीफोन पे बंद हो सकता है। तो स्थिति ये बनी हुई है, मतलब जो जिस तरफ झुका हुआ है उसकी तरफ बिल्कुल 180 डिग्री झुक गया है। तथ्य से कोई लेना देना नहीं है, सत्य से कोई लेना देना नहीं है। इराक को खत्म करवा रहे हैं तो कोई इजराइल को खत्म करवा रहा है। भाई तथ्य दो लोगों के सामने, सीधी सी बात है। ज्योतिष में भी वही हाल है। ज्योतिष में भी तथ्य और सत्य आधारित फलादेश अब नहीं आते हैं। जैसे मैं कई ज्योतिषियों को देखता हूं, बंगाल को बिल्कुल डुबाते हैं रोज आकर कि बंगाल में तो हाहाकार मच गया, बंगाल में तो ये हो गया। सर, आपको याद है, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, आपने मुझसे प्रश्न किया था कि ममता बनर्जी क्या इस टर्मोइल से निकल जाएगी। मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल ममता बनर्जी बड़े आराम से इस टर्मोइल से निकल जाएगी। ना सिर्फ निकल जाएगी, वो निकल चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में चला गया है। अब ममता तो जवाब दे ही नहीं रही ना वहां। तो इसी तरह ज्योतिष में भी यही चीज हुई। माने ज्योतिष भी ममता की सरकार को रोज गिरवा रहे पिछले 10 साल से। ये तो मतलब एक तरफ जबर जिना हो रहा है रिपोर्टर्स का भी, समाचारों का भी और ज्योतिष का भी साथ में। जैसे 2024 के चुनाव में 400 पार 428 400 पार 428 का इतना गगनभेदी नारा लग रहा था कि मैं ही घबरा जा रहा था कि मेरा आकलन कहीं गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन मेरा आकलन ही सही साबित हुआ, क्योंकि मैं तथ्यों को बता रहा था। मैंने मोदी जी के पतन की भविष्यवाणी 2021 में की थी, मई 2021 में, जब कोई सोच नहीं सकता था कि इनका पतन हो सकता है। और मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि 2022 के बाद इनका विमान जो है नीचे की तरफ लैंड करने वाला है। आज मेरी बात साबित हो गई। तो मैंने सिर्फ मुंह से नहीं कहा था, मैंने उनकी कुंडली का आकलन करके, मैंने उनकी महादशा किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वभाव क्या है, उसको रख के बताया था, और वो बात सही साबित हुई। जैसे मैंने बिल्कुल मतलब ज्योतिष के जो भी यूट्यूब चैनल है या ज्योतिष में जो भी पिछले 5 सालों 10 सालों से जो आकलन होता रहा है, मैं एक ऐसा सिंगल ज्योतिषी हूं जिसने बिल्कुल स्पष्ट कहा था
कि मोदी जी का जो नक्षत्र है महादशा का, वो नक्षत्र जो है अधोगामी नक्षत्र है। इस शब्द को अकेला मैं हूं जिसने ये रिवील किया था, वो भी फलादेश करने के 2 साल बाद। मैं नहीं कर रहा था इसलिए कि कोई ले उड़ता इसके पहले उस सूत्र को। तो मैंने लास्ट में जब बहुत दबाव आने लगा, अब्यूज आने लगा, तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि भाई मेरे, मैं तथ्यों के आधार पे बात कर रहा हूं, नियम के अनुसार बात कर रहा हूं। वो अधोगामी नक्षत्र है, वो अधोगामी नक्षत्र में ऊंचाई प्राप्त नहीं होगी। राहुल गांधी का जो नक्षत्र है शतभिषा, शतभिषा नक्षत्र जो है उधर्वगामी नक्षत्र है, यानी वो ऊंचाई की तरफ ले जाने वाला नक्षत्र है। और मैंने तो मोदी जी की कुंडली के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं की। मैं आज भी कहता हूं, जब से मैं आकलन कर रहा हूं तब से कहता हूं कि मोदी जी जैसी शक्तिशाली कुंडली भारतवर्ष में इस वक्त किसी भी राजनीतिक नेता की नहीं है, क्योंकि उनकी कुंडली में 4 ग्रह जो हैं सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य जो है वो उधर्वगामी नक्षत्र होता है। इसीलिए पिछले 40-50 सालों से देखेंगे वो शक्ति के केंद्र बिंदु में रहे हैं। कई लोग सोचते हैं वो अचानक मुख्यमंत्री बन गए थे गुजरात के, ऐसा नहीं है। वो बीजेपी के महासचिव थे, और उसके पहले भी अमेरिका घूमने की कथाएं आप जानते हैं 80-90 के दौर की। तो अमेरिका क्या कोई मामूली आदमी जा सकता है? मैं तो नहीं जा पाता, मेरी कुंडली में नहीं है इतना दम। तो कुंडली में उनकी दम था, कुंडली उनकी बड़ी शक्तिशाली थी, है, लेकिन शक्तिशाली से शक्तिशाली कुंडली का भी ना एक बुरा वक्त आ जाता है। उनकी कुंडली के साथ यही हुआ है। ये जो महादशा है उनके जीवन की पहली ऐसी महादशा है जो उन्हें अधोगामी कर रही है, और आज साबित हो चुका है ना। आज कुछ बचा है, पॉपुलैरिटी बची है। हरियाणा चुनाव में 5000 लोग आए थे उनकी रैली को देखने, और हरियाणा का एक मित्र मेरा मुझे मैसेज करके बोल रहा था कि कांग्रेस के रैली में तो जूस बेचने वाले इतने थे जितने की मोदी जी के रैली में आए थे। तो पतन की और कौन सी परिभाषा होती है जो कई लोग आज भी अटैक करते हैं या प्रश्न करते हैं, कहां पतन हो गया, कहां हो गया? अरे पतन की परिभाषा और क्या होती है? यही तो होती है। तो समाचार वालों को जो परोसते हैं, और जो ज्योतिष है, मैं समझता हूं उन्हें ज्योतिष के साथ न्याय करना चाहिए, पत्रकारों को समाचार के साथ न्याय करना चाहिए। विशेष चैनल तो कुछ ऐसे हैं कि मैं क्या ही बोलूं। मैं उनके न्यूज सुन के मुझे लगता है कि यार अब तो दुनिया ही खत्म होगी, कुछ नहीं बचने वाला अब। तो ये एक तरफा रिपोर्टिंग, एक आदमी को राजा या एक आदमी को ईश्वर दिखाने की कोशिश के चक्कर में एक तरफा रिपोर्टिंग करके बचा क्या है? न्यूज चैनल्स की अकाउंटेबिलिटी तो छोड़िए, उनकी क्या कहते हैं विश्वास लोगों का कहां बचा है बताइए ना। नेशनल मीडिया में जो हाल था यूट्यूब पे भी लगभग वैसा ही होता जा रहा है। कोई इस तरफ है, कोई उस तरफ है। आम आदमी शटल कॉक की तरह वो बैडमिंटन का खेल देखते ना, एक बार ऐसे देखते, एक बार ऐसे देखते, एक बार ऐसे देखते, एक बार ऐसे देखते, ये हाल हो रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सही कह रहा है, क्योंकि हर आदमी के पास तो इतनी नॉलेज नहीं होती ना सर।